हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और प्यारे बच्चों, हम फिर आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक शानदार और जानदार चैप्टर कक्षा 6 का न्यू एनसीईआरटी 2025 में जो लागू हुई है उसके लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार, जो कि अपनी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार लागू की गई थी। चैप्टर का नाम है जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। मतलब कि जो अपने पास पानी है उसकी 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तीनों के बारे में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आ जाइए करते हैं इस चैप्टर का आरंभ। बिना पानी के संसार कुछ भी नहीं है। यदि पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो विशाल समुद्र भी सूख जाएंगे। ये तिरुकुरल कुछ नाम है कोई, उन्होंने ऐसा कहा है ही। हम राजस्थान से हैं और हमारे राजस्थान में जब बारिश नहीं होती है तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। खेती नहीं होती है, कृषि नहीं होती है, पीने का तक का जो पानी है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं रह पाता है। और जब वर्षा होती है तो पानी ठीक ठाक हो जाता है, फिर भी पर्याप्त खेती के लिए पानी रहता नहीं है। सरकार के अथक प्रयासों से अब नई योजना हमारे यहाँ लागू की जा रही है, राजस्थान के दौसा, अलवर, इन सब के लिए। तो यहाँ ईआरसीपी के तहत काफ़ी सारा पानी अब जो ईसरदा बांध है राजस्थान का, वहाँ से प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए, तो पानी के बारे में थोड़ा आया तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। चले करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। और चैप्टर नंबर है अपना 8वां, जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकाल की ग्रीष्मकाल की एक दोपहर में 8वीं और थिरवी आवी ग्रीष्मकाल की दोपहर में आवी और थिरव शिकंजी का आनंद ले रहे थे। शिकंजी में बर्फ देखकर थिरव के मन में अनायास ही बर्फ व जल की प्रकृति के बारे में विचार आने लगे। विचार आने लगे। वह चकित होकर सोचने लगा। क्या सोचने लगा? कि छूने पर बर्फ ठोस लगती है और इसमें हम अपने हाथों में पकड़ भी सकते हैं। इसे हम अपने हाथों में भी पकड़ सकते हैं। जबकि जल को इस तरह नहीं पकड़ा जा सकता है। इसीलिए ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे। यदि ये दोनों एक ही हैं, नहीं, ये दोनों एक ही हैं, माने बर्फ और पानी दोनों क्या हैं? एक ही हैं। आविन के विचार थिरव से अलग है। क्या आप सोचते हैं कि वे ऐसा क्यों सोच रहे हैं? फिर हम जल को रेफ्रिजरेटर के अंदर हिमकरण माने जमा करें, हिमकरण यंत्र माने फ्रीजर में रखते हैं और जांचते हैं कि क्या बर्फ में परिवर्तन होता है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि जब जल को हिमकरण यंत्र फ्रीजर में रखते हैं तब यह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। और पर संभवतः फ्रीजर के अंदर बर्फ में कुछ मिल जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है 0 डिग्री से कम का, जिसमें ये बर्फ क्या हो जाती है? जम जाती है। क्या आपको लगता है कि थिरव सही है? आप इसकी कैसे जांच कर सकते हैं? आ जाइए, चलें, आइए अवलोकन करते हैं प्यारे बच्चों। कप में बर्फ का एक टुकड़ा डालें। इसे मेज पर रखें, इसका अवलोकन करें। बर्फ धीरे धीरे जल में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि जब बाहर का जो
टेम्परेचर रहता है वो बर्फ़ के टेम्परेचर से, मतलब फ्रीज़र के टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके कारण से बर्फ़ पिघलने लगती है। ठीक है, इन अवलोकनों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या 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 इसका यह अर्थ है कि बर्फ़ व जल एक ही पदार्थ हैं? हाँ, बर्फ़ व जल एक ही पदार्थ के दो रूप हैं। इन रूपों को अवस्थाएं भी कहा जाता है। जब जल की ये विभिन्न अवस्थाएं अपने व्यवहार में कई अंतर रखती है। जल बहता है पर बर्फ़ नहीं। जब छलकता है तब बर्फ़ नहीं। तब छलकता है तब बर्फ़ नहीं, मानी जब जल बहता है पर बर्फ़ नहीं बहती और जल छलकता है पर बर्फ़ नहीं छलकती। हाँ, क्योंकि बर्फ़ जमी रहती है जबकि पानी लिक्विड अवस्था में रहता है, तरल अवस्था में रहता है। जल के विलुप्त होने की क्रिया की जांच। जल के विलुप्त होने की क्रिया की जांच कि जल विलुप्त कैसे हो जाता है, मतलब कैसे। आइए, वर्षा काल की एक सुबह विद्यालय जाते समय आवी और थीरव देखते हैं कि खेल मैदान में कई गड्ढे हैं। इनमें जल भरा हुआ है। उस शाम जब मैदान में खेलने गए तो उन्होंने यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ गड्ढों में जल की मात्रा कम हो गई है। क्या आपने सभी गड्ढों में से जल को लुप्त होते देखा है? हाँ। यह कहाँ जाता होगा? अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने मित्रों से कि आपको पता है पृथ्वी पर काफ़ी सारा पानी बरसता है और समय के साथ वह अपनी ज़मीन के अंदर जो मिट्टी है उस पानी को सोख लेती है और ज़मीन में उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है। आपने जल को और कहाँ विलुप्त होते देखा है? क्या आप कोई संभावित कारण सोच सकते हैं ऐसा क्यों होगा? आपने देखा होगा कि बर्तन धोने के कुछ समय बाद बर्तन की सतह पर बचा हुआ जल सूख जाता है। क्या आपके द्वारा पहले सोचा गया कारण इस स्थिति में जल के विलुप्त होने की व्याख्या करता है? आप भी सोच रही थी कि बर्तन की सतह से जल रिस गया होगा। थिरौ सोचता है कि बर्तन की सतह से जल नहीं रिसता। एक क्रियाकलाप की रूपरेखा बनाएं और जांच करें। तो जांच करेंगे। आइए जांच करें। आगे आ गया कि चित्र 8.1 में दर्शाए अनुसार स्टील की एक प्लेट या थाली में एक चम्मच जल लें। देखें कि जल प्लेट के दूसरी ओर रिश्ता है या नहीं। इसे नियमित अंतराल पर देखते रहें जब तक जल पूरी तरह से विलुप्त न हो जाए, गायब न हो जाए। विलुप्त का मतलब होता है गायब होना। आप क्या अनुमान लगाते हैं? क्या यह क्रियाकलाप इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिसता? यदि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिसता तो फिर जल कहाँ गया? यह जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे जलवाष्प कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जलवाष्प कहते हैं। जलवाष्प जल की दूसरी अवस्था है। आइए एक और अवलोकन के बारे में सोचें जहां आप देखते हैं कि जल विलुप्त हो रहा है। जब हम डोसा बनाते हैं तब हम गर्म तवे पर जल छिड़कते हैं और जल विलुप्त हो जाता है। यह कहाँ जाता है? आइए चित्र बनाएं। तो जल का क्या हुआ होगा इसके बारे में एक विस्तृत रेखा चित्र नामांकन चित्र बनाएं और साथ में शीर्ष के साथ में बनाएं। ठीक है, ये अपने पास प्लेट में जल रखा है। जब तक कि इस प्लेट का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहेगा ये कहीं नहीं जाएगा, और जैसे ही इस प्लेट का टेम्परेचर इसमें बढ़ा दें तो ये उड़ जाएगा
हाँ, प्लेट की प्रकृति है, ये स्टील की है, तो इसमें से कभी भी अंदर जो जल है रिसेगा नहीं, इसे गर्म करने पर ये भाप बन के उड़ जाएगा। आइए, गर्म तवे पर जल छिड़का जाता है, वह भाप में बदल जाता है ना? किस में बदल जाता है? भाप में बदल जाता है। भाप वास्तव में जल वाष्प है। भाप क्या है? वास्तव में जल वाष्प, जिसका कुछ भाग जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। जल की बूंदों में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। और जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया कमरे के सामान्य तापमान पर भी लगातार होती रहती है। क्या आप वाष्पीकरण के उदाहरण सोच सकते हैं? क्या आप वाष्पीकरण के उदाहरण सोच सकते हैं? गीले कपड़े, पोंछा लगे फर्श और शरीर के पसीने का सूखना इसके मुख्य उदाहरण हैं। इसके मुख्य उदाहरण हैं। अब आप क्या सोचते हैं? गड्ढों में जल के विलुप्त होने का क्या कारण है? क्या यह कम भूमि में जल के रिसाव के कारण है, जल के वाष्प के कारण है, या दोनों के कारण है? आइए, जैसे कि आप अपने हाथों पर हैंड सैनिटाइजर मलते हैं, वह विलुप्त हो जाता है। इसका क्या होता है? तो अपने पास है वास्तव में जल वाष्प अदृश्य होती है, लेकिन भाप में छोटी छोटी बूंदों की उपस्थिति इसे दृश्यमान बनाती है। जब हम हैंड पर सैनिटाइजर लगाते हैं तो अपने जो सैनिटाइजर होता है उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो मलते ही थोड़ी देर बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं भाप बनकर एक और रही से। अगले दिन आवी थिरऊ और उनके मित्र शिकंजी बनाने का फैसला करते हैं। तैयारी के दौरान वे कांच के गिलास में ठंडा जल लेते हैं। कांच के गिलास में कौन सा जल लेते हैं? ठंडा जल लेते हैं। उसमें बर्फ के टुकड़े डालते हैं। कुछ मिनटों के बाद उन्हें कांच के गिलास की बाहरी सतह और कुछ रोचक दिखाई देता है। यह क्या है? आइए ऐसा ही क्रियाकलाप स्वयं करें, खुद करें। अवन ने क्या ले लिया है? एक कांच का गिलास ले लिया है, और इस कांच के गिलास में देखो क्या डाली गई है? बर्फ डाली गई है, ठीक है। और कुछ देर बाद हम इसका अवलोकन करेंगे तो इसको चारों तरफ जब ये ठंडा पानी रहेगा और वातावरण के अंदर काफ़ी सारी क्या रहती है? पानी की नमी रहती है। तो जैसे अगर ये ठंडा है तो बाहर से वातावरण या हवा में पानी की नमी है इसके चिपक जाती है, और इसके से जो पानी है नीचे रिसने लग जाता है। बस यही क्रियाकलाप है। एक कांच का गिलास में ठंडा जल लें। कौन सा जल लें? ठंडा। और इसमें दिखाए गए चित्र अनुसार इसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े भी डालें। इसमें 5 मिनट तक बिना किसी हिलाए डुलाए और इसका अवलोकन करें। आपने अवलोकनों और मन में उठे सवालों को तालिका 8.1 में अंकित करें। आप कांच के गिलास की बाहरी सतह छूकर पता लगा सकते हैं कि क्या यह कोई परिवर्तन हुआ है। यहाँ आपके कई अवलोकन और प्रश्न हो सकते हैं। तो देखो इस गिलास के चारों तरफ जब हम छू कर देखेंगे तो काफ़ी सारी क्या मही बूंदे इसके चिपक रहेगी, बारीक बारीक बूंदे इसके चिपक जाएगी। क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी। आ जाइए, क्या दिखाई दिया अब आपको दिखाई दिया काफ़ी सारी कांच पर छोटी छोटी बूंदे। तो यहाँ लिखेंगे आवी ने अवलोकन किया कि कांच के गिलास के बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदे दिखाई दे रही है। प्रारंभ में जल की छोटी बूंदे जमा होती है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाऊं। देखो वातावरण में जो वातावरण है बाहर का, उसका टेम्परेचर होता है कम का मतलब ज़्यादा। समझ लो कि वातावरण का बाहर का टेम्परेचर अभी कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है,
ठीक है। और इसके अंदर बर्फ़ डालेंगे तो इसका टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस के करीब हो जाएगा इस बर्फ़ का। तो अब ये बाहर का जो 25 डिग्री सेल्सियस है, इसके अंदर काफ़ी बूंदें रहती है पानी की, काफ़ी बूंदें रहती है पानी की। जब इसका भी वातावरण ठंडा कर देता है तो बाहर के वातावरण में काफ़ी सारी बूंदें होंगी, काफ़ी सारी नमी होगी, जो इसके पास आकर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी और पानी में बदल जाएगी। आइए आगे है कि ये बूंदें साथ मिलकर, बूंदें साथ मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती है। छोटी छोटी चिन्नी चिन्नी बूंदी होती है वो। आप उपयुक्त प्रक्रिया को धातु के पात्र के साथ भी करके देख सकते हैं। बिल्कुल, आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि जल की बूंदें कहाँ से आ रही है। कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों की उपस्थिति को समझाते हुए उसके संभावित कारण बताएं। आगे आगे अपने मित्रों से चर्चा करें और इसके संभावित कारण चित्र 8.3 में दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। मित्रों से यहाँ पे क्या हो रही है, चर्चा की जा रही है। ठीक है, अब देखो, सर्दियों का मौसम अभी चल रहा है। सर्दियों का मौसम अभी चल रहा है और रात का मौसम काफ़ी ठंडा रहता है। तो उसमें आप छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं या फिर बड़े पेड़ पौधे हैं, उनके नीचे जाके सुबह देखना कि उनके नीचे काफ़ी सारी गीली या बारिश की तरह जमी रहेगी। क्यों? क्योंकि रात का मौसम काफ़ी ठंडा होने से वातावरण में काफ़ी जो नमी होती है वो किस में बदल जाती है, पानी की छोटी छोटी बूंदें बड़ी बड़ी बूंदों में बदल जाती है और उस पेड़ के आके चिपक जाती है और वो सुबह जैसे ही धूप निकलेगी तब नीचे आ जाएगी। चलिए चलते हैं आगे। आगे अपने पास है कि इस विषय पर आपके पास भी भिन्न भिन्न संभावित कारण हो सकते हैं। आप दूसरों के कारणों से सहमत सहमत या असहमत हो सकते हैं। आयु और थिरव ने भी कई संभावित कारणों पे चर्चा की। आप इन कारणों के विषय में क्या सोचते हैं? उल्लेख चित्र 8.4 में कीजिए। आगे उपयुक्त तर्क चर्चा करते रहें और इस चर्चा में सहायता करने वाले साक्ष्य खोजने के लिए क्रियाकलाप संचालन करें। सोचें, ऐसे जल की बूंदें आपने और कहाँ देखी है? तो मैंने बताया कि ये पेड़ पौधे जितने भी हैं वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, रात में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ठंडा मौसम है, तो गाड़ी चलाते वक्त भी शीशे पर ऐसी बूंदें आके जमा हो जाती है। आपने पौधों पर ओस की बूंदें देखी होगी। हमें सुबह के सामय ओस की बूंदें अधिक क्यों दिखाई देती है? सुबह बहुत ठंडा मौसम होता है, इसीलिए जब हम आधे भरे बर्तन में जल उबाल कर उसे स्टील की प्लेट से ढक देते हैं तो जल की कुछ बूंदें प्लेट की भीतरी सतह पर जमा हो जाती है। ये जल की बूंदें कहाँ से आती है? उसी जल से आती है जिस जल को हमने गर्म किया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो मैंने कहा कि कहाँ से आते हैं, वहीं से आते हैं, क्योंकि जब जल को गर्म किया जाता है तो जल की प्रकृति है 100 डिग्री सेल्सियस पर वो भाप बन के उड़ने लगता है और जब वो भाप बनकर उड़ने लगेगा तो अगर उस पर प्लेट नहीं रहेगी तो वातावरण में जाके मिल जाएगा और यदि हम उस पर प्लेट लगाते हैं तो वो वहाँ जाके क्या हो जाता है, एक साथ छोटी छोटी बूंदें मिलके इकट्ठा हो जाते हैं और ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं संघनन। मानी भाप का पानी में बदलना संघनन कहलाता है। तो आ जाइए, जब वायु में विद्यमान जल वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो जल की बूंदें बन जाती है। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। मैंने क्या कहा कि जब जल की बूंदें जो गैस के रूप में होती है या भाप के रूप में होती है वो जम जाती है और पानी बन जाती है, ऐसी प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं।
जल के संघनन की प्रक्रिया को समझने के बाद 8.3 पर पुनः विचार करें। क्या क्रियाकलाप 8.3 में कांच के गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई देने वाला जल भी संघनन के कारण हो सकता है? आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसका जांच करें। हो गया। आगे क्रियाकलाप 8.4, आइए मापन करें। आरव और थिरो अपने कारणों के साक्ष्य खोजने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। आप भी निम्नलिखित चरणों का पालन कर क्रियाकलाप कर सकते हैं। अपने आंकड़ों को तालिका 8.3 में अंकित करें। जल और बर्फ के टुकड़ों से आधा भरा हुआ कांच का गिलास लें। एक छोटी सी स्टील की प्लेट से ढक दें और डिजिटल तराजू पर तोलें। प्रत्येक 5 मिनट पर तराजू की रीडिंग का अवलोकन कर उसमें अंकित करें। 30 मिनट तक अवलोकन करें, आंकड़े एकत्रित करें। ठीक है। अब देखिए पूर्वानुमान लगाए कि डिजिटल तराजू पर रखे ठंडे जल के द्रव्यमान पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर पानी ठंडा रखा है तो उसके तराजू पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपने गर्म करके उसको खुला रख दिया तो उसमें से कुछ मिलीग्राम पानी उड़ जाएगा और उसका जो द्रव्यमान है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से 30 मिनट तक आप अवलोकन करें और उसका क्या करें, डाटा डालें। आगे आ जाएगा क्या आपके निष्कर्ष आपके पूर्व अनुमान से मेल खाते हैं। अपने प्रेक्षणों की व्याख्या करें। अपने कांच के गिलास पर जल की कुछ बूंदें देखी आपने। आइए वायु में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। मानी अगर वायु के अंदर जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा है तो उसे आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। आपके क्षेत्र के दैनिक आर्द्रता आंकड़ों को समाचार पत्रों और अन्य स्रोतों में बताया जाता है। एक वर्ष के आंकड़े एक संकलित करें और यदि कोई पैटर्न है तो उसका अध्ययन करें। आगे है करने के लिए कुछ और आगे आ गया है। आगे अपने पास है वायु में जलवाष्प कांच के गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती है और संघनन के कारण कांच के गिलास पर जल की बूंदों में परिवर्तन हो जाती है। डिजिटल तराजू पर ली गई रीडिंग अब बढ़ गई। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जल का रिसाव गिलास की सतह से नहीं हो रहा है? क्या हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गिलास के बाहर एकत्रित जल केवल संघनन के कारण है? जबकि हम क्रियाकलाप 8.4 से ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आप यह देखने के लिए और क्या कर सकते हैं कि कांच के गिलास से जल नहीं रिस रहा है। उत्तर खोजने के लिए आप क्रियाकलाप 8.4 में बदलाव करेंगे। आगे आ चुका है 8.4 को दोबारा दोहराएं। अब आगे हम चर्चा करेंगे जल की विभिन्न अवस्थाएं। तो आप जैसा कि जानते हैं अगर जल है तो जल को हम गर्म करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। किस में? भाप में बदल जाएगा। और भाप को ठंडा करेंगे तो वापस जल में बदल जाएगा और जल को और ठंडा करेंगे तो ये बर्फ में बदल जाएगा और बर्फ को थोड़ा सा गर्म करेंगे जल में बदल जाएगा। तो ऐसा ये प्रोसेस चलता रहता है। ये इसकी अवस्थाएं हैं। जब जल एक ऐसा
जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी तीनों अवस्थाएं हमारे दैनिक जीवन में देखी जा सकती है। ठोस अवस्था में यह बर्फ के रूप में विद्यमान रहता है। गर्म करने पर बर्फ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अधिक गर्म करने पर जल अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। आइए जल की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों की पहचानें और इसके लिए क्रियाकलाप 8.5 करते हैं। अपने पास आ गया है। एक पात्र में बर्फ का एक टुकड़ा डालें और इसे एक दूसरे आकार के पात्र में स्थानांतरित करें। आप बर्फ के टुकड़े के आकार में क्या परिवर्तन देखते हैं? आपने अवलोकनों को तालिका 8.3 में अंकित करें। जल को एक पात्र से अलग आकार वाले दूसरे पात्र में डालें। अवलोकन करें कि बर्फ की तुलना में जल का व्यवहार कैसा है, उसे अंकित करें। क्या आपने ध्यान दिया है कि जल एक पात्र से दूसरे पात्र में कैसे प्रवाहित हो जाता है? इसके आकार का क्या होता है? देखो, जब जल है, लिक्विड है, जल है, तो उसे किसी भी प्रकार के पात्र में डालो, वह उसी पात्र का आकार ले लेता है। जल उसी पात्र का क्या ले लेता है? आकार ले लेता है। जबकि बर्फ ऐसा नहीं है। हाँ, अगर पानी को किसी भी बर्तन में डालो और उसको जमा दो तो वह बर्फ उसी बर्तन का आकार ले लेगी। जबकि गैस भी ऐसा ही है, गैस को किसी भी बर्तन के आकार में डालो वो उसी का आकार ले लेगी। हम एक साफ सतह पर जल डालें और देखें कि यह कैसे फैलता है। जब जल अपने जल वाष्पीय रूप में परिवर्तित हो जाता है तो यह जल वाष्प कैसे प्रसारित होती है? इसकी तुलना जल के प्रसारण व्यवहार से करें। जल के प्रसारण व्यवहार से करें। अब देखो, अपने पास आ गया है जल। ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में जल के गुणों में क्या अंतर होता है? हाँ, ठोस अवस्था की बात करें बर्फ में, तो बर्फ की अवस्था जो कि ठोस अवस्था है अपना आकार बनाकर रखती है। ये अपना आकार बनाकर रखती है, चाहे उसे किसी भी पात्र में रखा जाए। जबकि जल उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे डाला जाता है। बर्फ बहती और फैलती भी नहीं है। आगे आ गया जल मानी द्रव अवस्था। बहता है, जल बहता है, अपना आकार बदलता है। जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, यह जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। लेकिन जल का आयतन स्थिर रहता है। क्या जल में भी फैलने का गुण होता है? हाँ, जल में फैलने का क्या होता है? गुण होता है। जल में आयतन स्थिर रखते हुए फैलने का गुण भी होता है। आगे है जलवाष्प। जलवाष्प का मतलब होता है गैसीय अवस्था। समस्त उपलब्ध स्थान में फैल जाने का गुण प्रदर्शित करता है। जितना भी स्थान होगा उसमें वो गैस फैल जाएगी, जलवाष्प फैल जाएगी। गैस निश्चित आकार धारण नहीं करती। यह वाष्प सामान्य ताप पर भी विद्यमान रहती है। यद्यपि यह हमारे लिए अदृश्य है, दिखती नहीं है। यह हमारे आसपास की वायु में विद्यमान है। कपड़े सुखाने या फर्श पर पोंछा लगाने जैसी गतिविधियों से भी वाष्पित होने वाला जल हमारे चारों ओर की वायु के जल के योगदान देता है। जल वाष्प का क्या देता है? योगदान देता है। आगे है कि अब आप जल की 3 अवस्थाओं से परिचित हो चुके हैं। कुछ अन्य पदार्थ भी इन अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, जैसे मोम, तेल और घी। ठोस, द्रव और गैस के कुछ उदाहरण देखें। अपने आसपास देखें और ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण खोजें।
ठोस पदार्थ के कुछ उदाहरण पत्थर, लकड़ी, बर्तन भी हो सकते हैं। द्रव पदार्थों के अन्य उदाहरण क्या हैं? तो द्रव पदार्थ के काफी सारे उदाहरण हैं। यहाँ पे अपने पास 2 उदाहरण तो है, दूध और तेल। 5 अन्य उदाहरण भी आपको देने हैं। क्या 5 अन्य उदाहरण भी आपको देने हैं? आइए चलते हैं और देते हैं उदाहरण। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि रसोई घर में प्रवेश किए बिना भी खाना पकने की गंध को अनुभव कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, काफ़ी बार अनुभव किया है। यह गंध हम तक कैसे पहुंचती है? ऐसा इसीलिए कि खाना स्वादिष्ट पकने की सुगंध वायु के माध्यम से फैलती है, हमारी नाक तक पहुंचती है। भले ही हम रसोई में न हों, लेकिन हमारी नाक तक क्या हो जाती है? ये पहुंच जाती है, क्योंकि वहाँ वाष्प के रूप में वो उड़ जाती है। गैसों के अन्य उदाहरण क्या हैं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2, कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं CO2 लिखते हैं। हम जल की अवस्था कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? तो जल की अवस्था परिवर्तित करने के कई तरीके हैं। गर्म करके, ठीक है, ठंडा करके, ओके, तो ऐसे अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। अब तक हम यह जान चुके हैं कि जल ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में विद्यमान है। आप जल की अवस्था कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? आप बर्फ को तुरंत उसकी द्रव अवस्था अथवा जल में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? यदि हमें बर्फ को जल और जल को वाष्प में परिवर्तन करना है तो हमें ऊष्मा की आपूर्ति करनी होगी, माने उसको गर्म करना होगा। यदि हम जल को बर्फ में परिवर्तित करना है तो क्या करना होगा? उसे ठंडा करना पड़ेगा। जल को ठंडे वातावरण जैसे कि हिमकरण यंत्र माने रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखकर फ्रीजर में रखकर ऐसा किया जा सकता है। जल जम जाता है और बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ बाहर निकालने पर पिघल जाती है और कुछ मात्रा जल में परिवर्तित हो जाती है। क्या आप यह जल के अतिरिक्त अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? जल के अतिरिक्त अन्य उदाहरण सोच सकते हैं जो ठोस में परिवर्तित हो जाए? हाँ, अपने पास मोमबत्ती है जो मोम से बनती है, इसका एक उदाहरण है। हम मोम को द्रवावस्था में कैसे बदल सकते हैं? हम द्रव मोम को ठोस में कैसे बदल सकते हैं? हमें द्रव मोम को ठोस में बदलने के लिए उसे ठंडा करना होगा। आपने अन्य कौन से द्रव पदार्थ देखे हैं जो ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं? क्या आपने शीतकाल में नारियल के तेल को ठोस होते हुए अवस्था में परिवर्तित होते हुए देखा है? हाँ बिल्कुल। अभी ठंडा मौसम चल रहा है और यहाँ जब नारियल का तेल लाएंगे तो इस टाइम पे वो बिल्कुल जम जाता है। अतः हम देखते हैं कि पानी व अन्य पदार्थ गर्म व ठंडा करने पर आसानी से अवस्था में बदल जाते हैं। ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तन होने के प्रक्रम को पिघलना कहते हैं। अगर ठोस है और उसे द्रव में बदलेंगे तो उसे क्या कहेंगे? पिघलना कहेंगे। और यदि द्रव है और वह ठोस अवस्था में बदलेगा तो उसे बोलते हैं हिमकरण। क्या बोलते हैं? उसे हिमकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हिमकरण कहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। देखो, पिघलना, यह है पिघलना ठोस है, तो ठोस है तो ये द्रव में बदलेगा, ठीक है ना? इसमें बदलेगा, द्रव के अंदर बदलेगा। द्रव गैस का मतलब यहाँ पे अगर इधर है, ठीक है ना, मतलब यहाँ जल की विभिन्न अवस्था, तो ठोस,
द्रव में और द्रव ठोस में। यहाँ पे द्रव किस में, भाप में, भाप में, और भाप द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से क्या हो सकता है, कुछ है क्या, और आगे कोई प्रोसेस नहीं है। अब आगे आ गया अपने पास, मानी जल को तीव्र या धीमा गति से कैसे वाष्पित किया जा सकता है। क्या बोल रहा है, जल को तीव्र या धीमी गति से कैसे वाष्पित किया जा सकता है। तीव्र गति से, अनुभाग 8.1 में हमें हिमकरण के बारे में सीखा। मानी अगर अपने पास जल है, उसको हम तीव्र गति से या धीमी गति से कैसे वाष्पित कर सकते हैं। देखो, अगर हमें तीव्र गति से करना है तो गरम बस किसी तवे को करो और उस पर पानी डालो तो तुरंत ही भाप बन जाएगा। अगर उसे धीरे धीरे वाष्प करना है तो उस पर नीचे से थोड़ा सा क्या डाल दो, कम एनर्जी डालो, मतलब कम उसके अंदर एनर्जी दो तो धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाएगा। ठीक है, अपने आसपास अवलोकन करें, वैसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो प्रभावित करती हैं। जल कितनी तीव्रता से वाष्पित होगा। ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में आप वाष्पीकरण में क्या अंतर देखते हैं। देखो, ठंडे दिनों में वाष्पीकरण बहुत कम होता है, जबकि गर्म दिनों के अंदर वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, गर्मी के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण। ठीक है, अब कैसे, देखिए गर्मी के अंदर यदि हमने कोई भी कपड़ा धोया और उसको सुखाया धूप के अंदर, तो वो आधे घंटे 1 घंटे में सूख जाएगा, जबकि सर्दी के अंदर आधा घंटा 1 घंटा नहीं, उसे काफ़ी सारा समय लगेगा। ठीक है, 10 घंटे भी लग सकते हैं, 5 घंटे भी लग सकते हैं, धूप नहीं निकले तो 2 दिन भी लग सकते हैं। पंखा, कपड़े सुखाना, पसीना आना, तीव्र हवाओं वाला दिन, गर्म दिन, बरसात का दिन, ऐसे दिन हो सकते हैं। आइए जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करने वाले परिस्थितियों की जांच करें। जांच के लिए क्रियाकलाप करें। तो मैंने कहा ना कि अगर जल नॉर्मल है, जैसे पंखा चला दिया, तो नॉर्मल तरीके से अगर हमने पंखा चला दिया, नॉर्मल के अलावा पंखा चला दिया तो जल्दी सूखेगा। कपड़े सुखाने का तरीका, पसीना आ रहा है तो कपड़ा गीला हो जाएगा। ठीक है, हवाओं वाला दिन है तो भी जल्दी सूखेगा। आ जाइए करते हैं एक और क्रियाकलाप, और फिर उसके बाद में हमारा चैप्टर जल्दी ही क्या होने वाला है, समाप्त नहीं होने वाला है। अभी तक इसमें काफ़ी सारे क्रियाकलाप हैं और यहाँ जाके चैप्टर ख़त्म होगा पेज नंबर 52-53 पर। और अभी तो हम कितने पर हैं, अभी तो हम ऊपर ही हैं, यहाँ पर ही हैं, मतलब 46-52 पेज है। तो एक क्रियाकलाप करते हैं कि कैसे प्रभावित करते हैं। जब एक छोटी बोतल के ढक्कन में जल लें, आप जल की जगह पे सैनिटाइजर भी ले सकते हैं। एक प्लेट में छोटी बोतल के ढक्कन के सामने मात्रा में जल लें और बोतल के ढक्कन व प्लेट में जल का क्षेत्रफल विभिन्न है। दोनों को एक दूसरे के निकट रखें। प्रत्येक स्थिति में जल को पूरी तरह से वाष्पित होने में लगने वाले समय को आप देखें। देखो, अगर अपने पास एक तो ढक्कन है छोटा और एक बड़ी सारी प्लेट, इस बड़ी प्लेट में वही एक ढक्कन पानी इसमें डालेंगे, एक ढक्कन पानी इसके अंदर डालेंगे। अगर हम इसमें एक ढक्कन पानी डाल देंगे, इसमें भी डालेंगे, ये ज़्यादा फैलेगा, और जब ये ज़्यादा फैलेगा तो जल्दी वाष्पित होगा। इसमें कम फैलाव रहेगा तो एक जगह ज़्यादा पानी रहेगा तो वाष्प होने में थोड़ा समय लगेगा। आ गई बात समझ में। तो मतलब ये क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, इस पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करने वाले अन्य परिस्थितियां, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया है। आगे चलते हैं और कौन कौन सी परिस्थितियां हैं तो इसको तीव्र करती है। तो क्रियाकलाप 8.7 मिलता जुलता एक अन्य क्रियाकलाप करते हैं। इसके द्वारा यह जानने का प्रयास करते हैं कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करती है। इस क्रियाकलाप में आप क्या परिवर्तन करेंगे, क्या समान रखेंगे। तालिका 8.5 में अपने अन्वेषण के आंकड़ों को अंकित करें और
पुनः चर्चा करें। आगे आ गया आपका, माने जिन परिस्थितियों के बारे में आपने पता लगाया है उनके अतिरिक्त हम जल को तीव्रता से व मंद गति से कैसे वाष्पित कर सकते हैं, यह जानने के लिए आप क्रियाकलाप 8.8 कर सकते हैं। आगे आ गया, दो समान बोतलों के ढक्कन लें और दोनों में समान मात्रा में जल भरें। एक ढक्कन को सूर्य के प्रकाश में रखें और दूसरे को छाया वाले स्थान में रखें, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। प्रत्येक 15 मिनट के बाद दोनों ढक्कनों का अवलोकन करें। प्रत्येक स्थिति में जल की पूरी तरह से वाष्पित होने लगने वाला समय अंकित करें। आप इस गतिविधि को किसी हवा वाले दिन या बरसात वाले दिन दोहराएं और अवलोकन करें। क्या निष्कर्ष निकालेंगे, आप अपने अनुभवों से बताएं। छाया वाले स्थान में रखे ढक्कन की तुलना में सूर्य के प्रकाश में रखा जो बर्तन है उसमें जल्दी वाष्पित हो जाएगा। प्राय तेज धूप वाले दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्या तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं या धीमी गति से? प्राय यह देखा गया कि तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हवा की गति बहने से जल तीव्रता से वाष्पित हो जाता है। बिल्कुल। और क्या क्या है? यह भी प्राय देखा गया है कि बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं। क्यों? क्योंकि बरसात के दिनों में वायु के अंदर आर्द्रता काफ़ी होती है। आर्द्रता का मतलब होता है पानी की नमी ज़्यादा होती है, और जब पानी की नमी ज़्यादा रहेगी तो उस में जो बर्तन सूखेंगे वो मंद गति से सूखेंगे, बहुत धीरे धीरे सूखेंगे। आगे आ गया शीतलन का प्रभाव। इसका प्रभाव शीतलन का प्रभाव। आवी की माँ ने पसीने का जल रखने के लिए आवी की माँ ने पीने के जल रखने के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन की जगह मिट्टी का मटका खरीदा। विद्यालय से लौटने पर आवी ने मिट्टी के मटके पर ध्यान दिया कि उसमें से जल पिया, और जल पीकर आवी आश्चर्य व्यक्त करती है कि और पूछती है कि मिट्टी के मटके में जल इतना ठंडा क्यों होता है? मैंने जल को स्टेनलेस स्टील के बर्तन में भी कभी ठंडा होते नहीं पाया। आपके विचार में इसका क्या कारण है? तो जल बर्तन की सतह से बाहर रिसता है और वाष्पित हो जाता है, जिससे जल पर शीतलन प्रभाव पड़ता है। शीतलन प्रभाव के अन्य उदाहरण हैं ग्रीष्म काल में फर्श या छत को ठंडा करने के लिए उस पर जल का छिड़काव इसका एक अन्य उदाहरण है। जल का छिड़काव इसका एक क्या है? अन्य उदाहरण है। जब आप अपने हाथों पर सैनिटाइजर लगाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? आइए एक सरल व बिजली मुक्त गमले से पॉइंट टू पॉट कूलर का मॉडल बनाकर शीतलन प्रभाव का अवलोकन के लिए निष्पादन करें। तो हमने अपने पास क्या आ गया? ये अवलोकन, मतलब दो इसके अंदर क्या है? मिट्टी के गमले लिए और एक के अंदर यहाँ पे कुछ भर दिया, ठीक है, ओके, और उस पर ढक्कन लगा दिया। अब इसके अंदर है ना, गर्मी के अंदर भी जो रखे होंगे सामान वो ठंडे रहेंगे। भिन्न भिन्न आकार के दो मिट्टी के गमले ले लीजिए और बड़े गमले के निचले हिस्से को रेत की परत से भर दीजिए, माने मिट्टी रख दीजिए इसके नीचे। जैसा कि
चित्र में दर्शाया गया है। छोटे गमले को बड़े गमले के बीच में रख दीजिए और गमले के बीच रिक्त स्थान में रेत भर दीजिए। मानी क्या भर दीजिए? रिक्त स्थान में रेत भर दीजिए। ठीक है, ये देखो सुराही आ गई। ठीक है, रेत वाले क्षेत्र में जल डालें। छोटे गमले का शीर्ष ढकने के लिए ढक्कन या गीली जूट की बोरी रखें। जब गमले का पॉट टू पॉट कूलर तैयार हो जाए तो आप इसका चित्र बना सकते हैं। सुराही आ गई भाई, सुराही, जादू वाली सुराही। कौन सी सुराही आ गई? जादू वाली सुराही आ गई। माने गमले के कूलर को ठंडा होने के लिए 4 से 5 घंटे का समय दें। यह समय सीमा कई परिस्थितियों को प्रभावित हो सकती है। अवलोकन कर चर्चा करें कि इस प्रकार से गमले के अंदर शीतलन प्रभाव पैदा होता है। कूलर में रखे फलों को साग भाजी की ताजगी की जांच के लिए उसका 1 सप्ताह तक प्रतिदिन अवलोकन कीजिए। रेत नम रखने के लिए आपको नियमित रूप से उसमें जल का छिड़काव करना होगा। इसमें साग सब्जी फलों को कितने दिनों तक ताज़ा रखा जा सकता है? वह कौन सी स्थितियां होंगी जो इन दिनों की संख्या को प्रभावित कर सकती है? बेहतर शीतलन के लिए हम रेत के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं? आप सभी इस अनोखे मिट्टी के पात्र से परिचित होंगे जिसे हम सुराही कहते हैं। ग्रीष्मकाल में सुराही का उपयोग जल ठंडा करने के लिए किया जाता है। बादल हमें वर्षा क्यों देते हैं? बादल वर्षा कैसे देते हैं या बादल हमें वर्षा क्यों देते हैं? संघनन जल को पृथ्वी की सतह पर वापस लाने के प्रक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानी संघनन जल को पृथ्वी की सतह पर वापस लाने के लिए प्रक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कैसे होता है? जैसे जैसे वायु धरती की तरफ से ऊपर उठती है तो ये ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, क्योंकि धरती गर्म है ना, तो ऊपर उठेगी तो ठंडी हो जाएगी। एक निश्चित ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जल वाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, जो आमतौर पर धूल के कणों के आसपास बनती है। ये छोटी जल कणिकाएं वायु में तैरती रहती है और बादल के रूप में दिखाई देती है। बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर जल की बड़ी बूंदें बनाती है। इनमें से कुछ बूंदें इतनी भारी होती है कि वे नीचे गिरने लगती है। इन गिरती बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में ये ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती है। आवी वर्षा का आनंद लेती है और एक कविता रचती है। आप भी इस कविता को पूरी तरह अपनी कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। जल की बूंदे आसमान में फिरे, सोचे धरती से कैसे मिले। वाष्प बन वायु में घूमे, बादल बन आसमान में झूमे। पर बने बर्फ या बारिश की धार, जल कैसे निर्णय ले इस बार। कहीं गिरे तो हम हिम कहलाए, कहीं वर्षा की धार बन जाए। अब सोचो समझो करो विचार, किस पथ पर चले जल इस बार। बर्फ बने या बारिश बने। चले आ जाइए, आगे चलते हैं और एक नए क्रियाकलाप को प्रदर्शित करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखो बादलों के अंदर मैं आपको समझाऊं
कि अपने पास ये जो है ना, क्या है, ये क्या है, पानी है। पानी समुद्र से भी ऊपर उठता है भाप गर्म होके, और धरती से भी ऊपर उठता है। जैसे जैसे ऊपर उठता जाता है, ऊपर उठता जाता है, ये वाष्प जो है ये धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर उठेगा, ऊपर की तरफ जो ठंडी हवा है, ऊपर क्या है, ठंडी हवा है। ये जो ठंडी हवा है, ठंडी हवा है, वातावरण ठंडा है, टेम्परेचर भी यहाँ का कम है, तो नीचे जो भाप बन के पानी ऊपर जाएगा वो बादल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, बादल में परिवर्तित हो जाएगा। और जब ऐसा मौसम आएगा, जब और काफ़ी ठंडा होगा, तो बादल क्या लग जाएंगे, बरसने लग जाएंगे। दो बादल आपस में जब भिड़ते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव इनके पास चार्ज होता है, और जब ये आपस में टकराते हैं तो एक गर्जन होती है जिसे हम बिजली कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम बिजली कहते हैं। बारिश समुद्र में भी होती है और ऐसे भी होती है, पहाड़ों पर भी होती है, नॉर्मल धरती पर भी होती है। आइए आगे चलें। जल महासागरों पृथ्वी की सतह से जल वाष्प के रूप में वाष्पित होकर वायु में जाता है। वायु ओलो और हिम के रूप में वर्षा ओलो और हिम के रूप में वापस लौटता है, और अंत में हिम बनकर महासागरों में चला जाता है। अतः ये बहकर कहाँ चला जाता है, महासागरों में चला जाता है। जल के इस प्रकार चक्रण को जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जानवरों व मनुष्यों के उपयोग के लिए योग्य है। अधिकांश जल महासागरों में, और इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। हम जल का उपयोग पीने के साथ साथ अन्य कई गतिविधियों के लिए भी करते हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की जनसंख्या भी बढ़ रही है। जल की बढ़ती मांग के कारण विश्व के कई भागों में जल की कमी हो रही है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि हम सभी जल का बुद्धिमानी से उपयोग करें, इसे व्यर्थ होने से या व्यर्थ बहने से बचाएं। आइए हम अपने जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त रखें। आप प्रकृति की अमूल्य आपदा नामक अध्याय में जल और उसके संरक्षण के विषय में अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूँ। देखो, जल चक्र किसे कहते हैं। जल जो है पृथ्वी के ऊपर हो चाहे समुद्र के ऊपर हो, वहाँ से भाप बनकर उड़ेगा। जब भाप बनकर उड़ेगा तो जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएगा, आकाश में ऊपर की तरफ जाएगा, तो एक बिंदु आता है जहाँ पे समताप मंडल है, और समताप मंडल के नीचे काफ़ी सारा टेम्परेचर डाउन रहता है। उस डाउन टेम्परेचर के अंदर बादल, ये जो नीचे से भाप जाता है, वो उधर काफ़ी सारे छोटे छोटे कणों को जोड़कर बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, और बूंदे बादल में परिवर्तित हो जाती है। फिर वापस ये बारिश हो जाती है, बारिश होके वापस समुद्र में चली जाती है, कुछ पृथ्वी पर रह जाती है, फिर भाप बनता है और फिर उड़ जाता है। ऐसे ही प्रकृति में चक्कर चलता रहता है। अब आ गया अपने पास कुछ मुख्य बिंदु। अब मुख्य बिंदु में पहला ही बिंदु है आपका संघनन। संघनन का मतलब है छोटी छोटी भाप की छोटी छोटी जो वो है कणों को मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। वाष्पीकरण या वाष्पन क्या होता है, जब किसी भी द्रव पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वो भाप में बन जाता है, इसे हम वाष्पन कहते हैं। हिमकरण है ठंडे पानी या वाष्प को एक ठोस अवस्था में जमना ही क्या कहलाता है, हिमकरण। गैस अवस्था क्या है, माने द्रव अवस्था को गर्म करने पर जो गैस बनती है, भाप बनती है, वही गैस। आर्द्रता, हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा होना आर्द्रता कहलाती है। द्रव है नॉर्मल जो जल है वो द्रव अवस्था में रहता है। पिघलना, बर्फ का पिघल कर क्या बनना, द्रव बनना क्या कहलाता है, पिघलना। ठोस माने जो जल है उसका कठोर अवस्था में बनना, जैसे बर्फ बनना
क्या कहलाता है? ठोस का उदाहरण है। आगे आ गया जल चक्र। जल चक्र मैंने आपको बताया कि पृथ्वी से काफ़ी सारा जल वाष्प होकर पृथ्वी के ऊपर बादल में चला जाता है और धीरे धीरे वहाँ छोटे छोटे कणों से मिलकर एक बड़े बादल का निर्माण करता है और फिर वापस बारिश होकर समुद्र में बह के चला जाता है, नदियों में बह के चला जाता है, नदियाँ समुद्र में चली जाती है, झीलों में रुक जाता है, कुछ तालाबों में रुक जाता है, फिर यहाँ से भाप बनकर फिर वापस बरसेगा। यही जल चक्र। वाष्प, जल वाष्प माने जल को जब गर्म किया जाता है तो वह भाप बनकर उड़ जाता है, इसे ही हम कहते हैं जल वाष्प। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सारांश दिए गए हैं, हमें पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। और मैंने जो ऊपर आप लोगों को ये बिंदु पढ़ाए हैं वही हैं, इनके अंदर कुछ ऐबे सैदे भी हैं और ये जैसे ये रहा, ठीक है। ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन है? जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन, संघनन ना, जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन है। जल का द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन का प्रक्रम ना। छोटी जल की बूंदों से बादल बनने का प्रक्रम ना। जल वाष्प का उसी की द्रव अवस्था में आना, यह है संघनन का उदाहरण, है ना, गैस। संघनन का ये क्या है? उदाहरण है। ऐसे अपने पास काफी सारे क्या हो सकते हैं? उदाहरण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अपने उदाहरण हो सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आज का ये जो क्लास है अच्छी लगी होगी, बहुत शानदार लगी होगी और मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी से कि आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊँ, अच्छे से सिखाऊँ, अच्छे से सिखाऊँ और आपके पास पूरी की पूरी नॉलेज प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। मैं पूरी कोशिश आपसे कर रहा हूँ, आपको बताने की पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगला वाला चैप्टर कौन सा रहेगा उसको भी हम पहले अभी देख लेते हैं, ठीक है। नवा चैप्टर, ये 8वां चैप्टर था। आगे अपना नवा चैप्टर दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ, तो नवा चैप्टर अपना ये रहने वाला है प्यारे बच्चों। और इस नवे चैप्टर में हम काफ़ी और नॉलेज वाली चीज़ों को देखेंगे। आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे, कर रहे हैं नहीं कर रहे जरा बताओ? बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग एंजॉय करें, मस्त रहे, बिंदास रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही शानदार और जानदार वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।